और चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूपी के बिजनौर में एक दुल्हन शादी से ठीक पहले वोट डालने पहुंची। दरअसल प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान हुआ। इसी दौरान मानसी हाथ में कंगना पहनकर अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंच गई, जहां उसने लाइन में लगकर वोटिंग की। शादी का पूरा कार्यक्रम हरिद्वार में होना था, लेकिन फिर भी हरिद्वार जाने से पहले मानसी ने अपना वोट डाला। मानसी का कहना है कि चुनाव हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। इसी को ध्यान में रखकर उसने ये वोटिंग की, यानी एक एक वोट की कीमत होती है। बिहार के भागलपुर में एक आदमी और तोते की दोस्ती इलाके में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल इनकी जुगलबंदी ठीक वैसी ही नजर आती है जैसे यूपी में आरिफ और सारस की रही। भागलपुर के कलीम जहां जाते हैं वहीं ये तोता भी निकल पड़ता है। बाइक चलाते समय भी ये इनके कंधे पर नजर आता है। कलीम बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। उन्होंने अपने इस तोते का नाम जिम्मी रखा है। ये कलीम के परिवार के साथ इनके घर पर ही रहता है। बताया गया कि 5 महीने पहले ये तोता घायल हालत में घर की छत पर मिला था। इसके बाद सभी लोगों ने उसका मिलकर इलाज किया। फिर वो परिवार से इस कदर घुल मिल गया कि अब वो इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता। जिम्मी खाना पीना भी परिवार के साथ ही खाता है। राजस्थान के पाली में एक मंदिर की प्रतिष्ठा करवाने के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। दरअसल यहां के दौलपुरा गांव में चामुंडा माता, वायुसा माता और हिंगलाज माता मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर मंत्रोच्चारण के बीच देवियां स्थापित की गयी। वहीं श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह नजर आया। वो मंदिर में माता के जयकारे लगाते नजर आए। इसी खास मौके पर वहां मंदिर में आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई। मुंबई के डब्बे वालों की ओर से किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के लिए एक और तोहफा भेजा जाएगा। दरअसल उन्होंने सोने से बना मुकुट तैयार करवाया है। इस मुकुट को शुक्रवार को ब्रिटिश हाई कमीशन में दिया जाएगा, जहां से ये किंग चार्ल्स के लिए लंदन भेजा जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंची, जहां उन्होंने मत्था टेका। इस दौरान नीता अंबानी गुरुवाणी में भी शामिल हुई। नीता अंबानी के वहां पहुंचने पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्राइवेट स्कूलों में आरटी कानून के तहत होने वाले एडमिशन से जुड़ी है, जिसमें फर्जीवाड़ा करके गरीब तबके के बच्चों का हक हड़पा जा रहा है। ये फर्जीवाड़ा दिल्ली के करीब नोएडा में सामने आया है, जहां कई प्राइवेट स्कूलों ने प्रशासन से शिकायत की है कि मोटी कमाई वाले लोगों ने फर्जी दस्तावेज देकर कोटे के तहत अपने बच्चों का दाखिला करवा लिया है। ऐसे मामले सामने आने के बाद प्रशासन गंभीरता से जांच में जुटा है। लेकिन बड़ी बात यह कि गरीब तबके के जिन बच्चों का कोटे के तहत दाखिला होना है, उनके माता पिता को स्कूलों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कोटे के तहत दाखिले में हो रहे इस फर्जीवाड़े पर हॉर्न बजाना जरूरी है। कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, जहां उसको अच्छी तालीम मिले और अच्छा माहौल मिले। लेकिन चाहने भर से क्या होता है। अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूलों में दाखिला इतना आसान कहाँ। माँ बाप को क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते। जब अच्छी खासी कमाई और कांटेक्ट वाले लोग भी मनचाहे स्कूलों में बच्चे का दाखिला कराने में नाकाम हो जाते हों, तो समझा जा सकता है कि कमजोर तबके के लोगों के लिए ये मंजिल कितनी मुश्किल होगी। हालांकि शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई के तहत ये मुमकिन हुआ कि गरीबों के बच्चे भी बगैर फीस दिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर सकें। उनके लिए स्कूलों में 25% सीटें अनिवार्य करने का प्रावधान है। लेकिन अब इसी कानून के पर्दे में गरीब बच्चों का हक मारने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के करीब नोएडा के कई स्कूलों में फर्जी दस्तावेज के जरिए आरटीई कोटे से दाखिला कराने के कई मामले सामने आए हैं। एक और कुछ लोग कोटे की सीटें हड़प रहे हैं, तो दूसरी ओर कमजोर तबके के लोग अपने बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए एडमिशन को लेकर स्कूलों में हो रही इस धांधली पर हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि नोएडा के स्कूलों में कोटे के तहत आने वाली सीटों में क्या फर्जीवाड़ा सामने आया है। नोएडा के कई स्कूलों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से धांधली की शिकायत की है।
स्कूलों ने बताया है कि उनके यहाँ ऐसे बच्चों ने आरटीई के तहत दाखिला लिया है जिनके माता पिता की कमाई लाखों में है। ऐसे बच्चों के माता पिता ने 5 से 10 लाख तक का आईटीआर फाइल कर रखा है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पिता की मासिक आय लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि आरटीई कानून के तहत ऐसे बच्चों को ही स्कूल में दाखिला मिलता है जिनके अभिभावक की सालाना आय लाख रुपए से कम हो। आरटीई के तहत यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुछ विद्यालयों ने एडमिशन तो कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चों के एडमिशन पे आपत्ति लगाई है। उनका ये मानना है कि इनकी इनकम इन्होंने जितना पेपर लगाया उससे ज़्यादा है। तो उस संबंध में हमने लेटर बना के दे दिया है संबंधित तहसीलों को, वो जांच करके बताएंगे इस बारे में। कमजोर तबके के लिए निर्धारित कोटे के तहत एडमिशन लेना वैसे भी आसान काम नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा करके अगर इन सीटों को हथिया लिया जाता है तो गरीब बच्चों के लिए रास्ता और कठिन हो जाएगा। नोएडा के कुछ स्कूलों से शिकायत मिलने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी इस मामले की जांच में जुटी हैं। जांच के बाद मुमकिन है कि इस मामले में कार्रवाई भी हो और कमजोर तबके के किसी बच्चे को उसका हक मिले। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। एक ओर कोटा वाली सीटों पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, दूसरी ओर गरीब तबके के बच्चों को आरटीई कानून के तहत दाखिला नहीं मिल रहा। परेशान किया जा रहा है। 2 महीने होने जा रहे हैं, एडमिशन नहीं लिया है। 27 तारीख से हमें घुमा रहे हैं। 4 किलोमीटर के बच्चे का एडमिशन एक बच्चे का किया है, वो भी जब आज डीएम ऑफिस में बुलाया जा रहा है जो, और 6 किलोमीटर का मेरा बच्चा है, उसका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। चेक सूरजपुर से आरटीई की लिस्ट में नाम आया हुआ है। करीब 1.5 महीने से सब लोग परेशान हैं। कोई भी मतलब सारे पेरेंट्स घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, लेकिन एडमिशन के लिए मना कर रहे हैं। एडमिशन दे ही नहीं रहे हैं। ये बोल देते हैं कि हमारे यहाँ सीट बुक हो गई है, अब हम एडमिशन नहीं दे सकते आप लोग। मेरे बच्चे को फर्स्ट लॉटरी में मतलब कि नाम आया था, तो उसमें हम स्कूल में गए तो स्कूल वाले बोलते हैं कि अभी 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, वेरिफिकेशन होगी। फिर वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन के बाद बोलते हैं कि रिपोर्ट जाएगी आगे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी उन्होंने। और हम अनुसूचित जाति में आते हैं और तब भी ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारे रूल हैं वो हमारे रूल हैं, बीएसए के अपने अलग रूल हैं। दाखिले के कोटे वाली सूची में बच्चे का नाम आने के बाद भी माता पिता परेशान हैं, क्योंकि कुछ स्कूल एडमिशन देने में आनाकानी कर रहे हैं। लोगों के पास कोई चारा नहीं, कभी स्कूलों का चक्कर लगा रहे हैं तो कभी बेसिक शिक्षा अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के बाहर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं। ये वो पेरेंट्स हैं जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजें तो उसकी फीस वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए राइट टू एजुकेशन के तहत इन्होंने फॉर्म भरा। इनके बच्चों का लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन उन बच्चों का एडमिशन अभी भी नहीं हो पा रहा है। एक तरफ ये पेरेंट्स हैं जो गरीब हैं, जिनके बच्चों का एडमिशन मिलना चाहिए, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ स्कूलों ने शिकायत की है बीएसए को कि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी सैलरी लाखों में है, जिनका आईटीआर लाखों में फाइल है, जिनके बैंक में लाखों में हर महीने का ट्रांजेक्शन हो रहा है, उनके बच्चे हमारे यहाँ आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं। मतलब उन्होंने दिखा रखा है फर्जी तरीके से कि वो गरीब हैं, लेकिन वो पैसे वाले हैं। तो क्या इन गरीब बच्चों की सीट ये पैसे वाले खा ले रहे हैं? इसी कारण सर हमारी सीट की दिक्कत आ रही है सर। उनका आय प्रमाण पत्र कम बनवा रखे हैं और जो है उनकी प्रॉपर्टी खूब है, लेकिन कम आय बनवा रखी उन्होंने, तो उसकी वजह से हमें भी दिक्कत हो रही है। जबकि हम तो अनुसूचित जाति में आते हैं, हमारा तो कोटा बनता है, तो उसी की वजह से सबकी वेरिफिकेशन भी हो रही है। लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से आपका हक मर रहा है? लगता है ऐसा, बिल्कुल लगता है। जी सर बिल्कुल लगता है। मैं हाउसकीपिंग का काम करता हूँ पीजी में, और इतनी सैलरी नहीं है। 8,000 रुपये सैलरी वहाँ पे, और हमारे यहाँ चेक करके भी गए और उसके बाद भी लोकेशन के लिए मना कर रहे हैं कि 6 किलोमीटर हो रही है। इस वजह से स्कूल वाले मना कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। जिनका हक है वो लाचार हैं और अपने बच्चे के एडमिशन के इंतजार में खड़े हैं, जबकि पैसे वालों ने कमाई का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर सीटें हथिया ली हैं। अभी कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन मुमकिन है कि कोटा की सीटों पर डाका डालने के ऐसे मामले बड़ी तादाद में हो। जरूरी है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो। इस साल भी आरटीई में दाखिले के लिए 5,000 से ज्यादा एप्लीकेशन दी गई थी, जिनमें से लगभग 500 से 700 एप्लीकेशन कैंसिल हो गई थी। अच्छी बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर में 75%
बच्चों को एडमिशन आरटीई के तहत मिल जाता है। इस बार भी कोशिश वही है, लेकिन इन सब में सबसे खराब बात यह है कि वो लोग जो इसके दायरे में नहीं आते वो भी गलत तरीके से गलत प्रमाण पत्र लगाकर इसमें अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, जबकि वैसे 25% बच्चे जिन्हें इसमें दाखिला मिलना चाहिए उन्हें दाखिला नहीं मिल पाता। इस पूरे मामले में जांच चल रही है और बहुत जरूरी है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाया है और कार्रवाई उन पर भी हो जिन्होंने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाए थे। इस पूरे सिस्टम पर एक गंभीर चोट करने का इंतजार है। इंतजार कितना लंबा होता है ये भी देखने वाली बात है। कैमरामैन मनीष झा के साथ मनीष अरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करके कोटे की सीटें हड़प ली, तो वहीं इसकी वजह से नोएडा के कई स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला अटक गया, क्योंकि स्कूलों ने बच्चों के माता पिता के आय प्रमाण पत्र को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन अब नोएडा के डीएम ने 9 प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल को बुलाकर उनसे कोटे के तहत बच्चों का दाखिला करने को कहा है। जिन बच्चों का नाम पहले और दूसरे लॉटरी राउंड में आ चुका है उनको स्कूल एडमिशन देंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों से साफ कहा है कि अगर किसी दस्तावेज को लेकर शंका है तो उसे शिक्षा विभाग को बताएं, लेकिन बगैर किसी आधार के गरीब तबके के बच्चों का दाखिला नहीं रोका जा सकता। आरटीई के तहत दाखिले के लिए 2 लॉटरी राउंड हो चुके हैं। इनमें चुने गए करीब 1000 बच्चों का दाखिला अभी होना है। इसके बाद 20 अप्रैल से तीसरा राउंड शुरू होगा, जिसके नतीजे 5 जुलाई को आएंगे। आरटीई के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस कोटे के बच्चों को एडमिशन देने के लिए डीएम सर ने एक बैठक बुलाई थी, क्योंकि विद्यालयों के द्वारा नियमानुसार एडमिशन नहीं लिया जा रहा था। तो सरकार का ये स्पष्ट निर्देश है कि सभी स्कूल बच्चों का एडमिशन लेना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर किसी विद्यालय को कोई आपत्ति है बच्चों के इनकम क्राइटेरिया पे या किसी अन्य विषय पे, तो उस संबंध में तत्काल अवगत कराएं, उसकी अभिलेखों की जांच करा दी जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अदरवाइज सभी बच्चों का तत्काल एडमिशन लेना सुनिश्चित करें ताकि शासन की मंशा को पूरा किया जा सके। एस जयशंकर की गोवा में रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से अलग अलग बातचीत हो रही है। सीमा, शांति और आतंकवाद पर बातचीत हुई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए सभी सदस्य देशों के नेता गोवा पहुंच गए। इनमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल हैं। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस समेत कुछ दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। वैसे पिछले 12 सालों में ये पहला मौका है जब पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया हो। इससे पहले साल 2011 में तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी भारत आई थी। बिहार में जाति के आधार पर सर्वे या गणना नहीं होगी। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। उधर इस मसले पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार इस गणना के जरिए राज्य में सामाजिक उन्माद फैलाना चाहती थी, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सफाई दी कि यह जाति आधारित सर्वे था, जातीय जनगणना नहीं थी। वहीं उन्होंने दावा किया कि इसका मकसद बिहार के गरीबों को फायदा पहुंचाना था। इस बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया। मणिपुर में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत के बाद सेना और सुरक्षा बल ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। साथ ही जवानों ने प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई। इस पूरे मामले पर केंद्र नजर बनाए हुए है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीएम एन वीरेन से बात की और स्थिति का जायजा लिया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां दिल्ली से मणिपुर भेजी गई हैं। फिलहाल वहां के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यूपी एसटीएफ ने मेरठ में बड़ी कार्रवाई की। उसने गैंगस्टर अनिल दुजाना को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि दुजाना पर हत्या समेत करीब 50 आपराधिक मामले दर्ज थे। ये कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था और आरोप है कि उसने जेल से छूटने के बाद फिर एक परिवार को धमकी दी थी। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के पास दोबारा भैरों ग्लेशियर टूट गया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। उसमें काफी बर्फ पहाड़ी इलाके से नीचे गिरती नजर आई। हालांकि इस बीच केदारनाथ पैदल मार्ग को फिर खोलने का अभियान तेज कर दिया गया है। भारी बर्फबारी और ग्लेशियर टूटने की वजह से केदारनाथ यात्रा बार बार रोकनी पड़ रही है। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर हमले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। अब रूस ने अमेरिका को इस हमले का जिम्मेदार बताया। उसने कहा कि अमेरिका ने ही पुतिन की हत्या की साजिश रची थी और यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि यूक्रेन पहले ही इस तरह के आरोपों से इनकार कर रहा है।
खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर पवार की पॉलिटिक्स क्या है? पार्टी बचाना चाहते हैं या बेटी को सियासी विरासत सौंपना चाहते हैं, या फिर पवार ने 2024 की लड़ाई के लिए कोई प्लान बनाया है? सवाल कई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, एक बात जाहिर है कि गुटबंदी की चर्चा के बावजूद एनसीपी पर पवार की पकड़ आज भी जबरदस्त है। पार्टी पर पवार की पकड़ समझनी हो तो कार्यकर्ताओं और नेताओं के इस हुजूम को देखिए, जो मांग कर रहे हैं कि पवार अपना इस्तीफा वापस ले और एनसीपी के अध्यक्ष पद पर बने रहें। जब से पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी को नहीं मालूम। यहां तक कि शरद पवार भी जब कार्यकर्ताओं के बीच आए तो स्थिति साफ नहीं की। हाँ, ये जरूर कहा कि इस्तीफा देने से पहले उन्हें कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए था। अत्यंत अभिनय जो काही निर्णय मी घेतला तो पक्षाच्या भवितव्यासाठी घेतला. उद्याचं पक्षाचं काम कसं चालावं आणि आम्ही लोक जोपर्यंत उत्तम त्यांच्या मागं त्यामधून नवीन नेतृत्व हे शक्तिशाली करावं हा त्याच्या भाषेवरचा हेतू होता. महाराष्ट्र के कई इलाकों से जुटे कार्यकर्ताओं को अभी भी उम्मीद है कि पवार उनकी भावनाओं को समझेंगे और पार्टी की कमान अपने हाथ में ही रखेंगे। पवार साहब ने हमको कहा है कि पिछले 3 दिनों से हम आंदोलन कर रहे हैं और हमारी भावनाओं को विचार में लिया जाएगा। आप सभी कार्यकर्ताओं से मैंने पूछना चाहिए था, मगर मैंने पूछा नहीं। अगर पूछता तो आप निर्णय नहीं लेने देते, मगर नया नेतृत्व आगे लाने के लिए मैंने निर्णय लिया था। मगर देश के सभी भागों से लोग उनको मिलने आ रहे हैं और वो सभी भागों के लोगों की भी उनको विनती है कि आप ये निर्णय वापस लो और ये हम सबके कार्यकर्ताओं के भावना का विचार कर आने वाले 2 दिन में पवार साहब निर्णय लेंगे, ऐसा उन्होंने सूचित किया है। कि ये 16 महीने तो आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं पार्टी के पद का इस्तीफा दूंगा। ये गलत समय है और कार्यकर्ताओं ने खून से पत्र लिखे हैं साहब को कि आप अपना अध्यक्ष पद पे आपको ही रहना चाहिए, भले आप कोई कार्याध्यक्ष नियुक्त करें। कार्यकर्ता ही नहीं, पार्टी के कई बड़े नेता चाहते हैं कि पवार अध्यक्ष पद पर बने रहें। कुछ ने तो पवार से अपना लगाव दिखाते हुए पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया। एनसीपी ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी और स्टालिन जैसे विपक्ष के नेताओं को भी लगता है कि मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से उनका अध्यक्ष पद पर रहना जरूरी है। महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट नहीं, नेशनल प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने कुछ काम शुरू किया है, वो काम कंटिन्यू करना है। ऑपोजिशन यूनिटी के बारे में उन्होंने जो काम शुरू किया वो कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने इस्तीफा वापस लेना। स्वाभाविक है कि अपने जो साथ चलने वाले लोगों को उनके घर का हालचाल पूछना और उनको कैसी मदद की जाए और वो कैसे हमेशा इस व्यवस्था में बने रहे, तो इस विषय को लेकर राहुल जी ने सुप्रिया जी से बात की। एनसीपी के नेता और कार्यकर्ताओं की नजर पवार पर टिकी है, लेकिन खुद पवार क्या सोच रहे हैं इसकी खबर किसी को नहीं। जानकार मान रहे हैं कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पवार का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। असल में पार्टी में गुटबंदी और बिखराव की चर्चा तेज है। कुछ दिन पहले अजीत पवार की अगुवाई में पार्टी के एक धड़े का बीजेपी के साथ जाने के कयास लगाए गए। मुमकिन है पार्टी में अपनी पकड़ देखने और इसी बहाने सभी गुटों को एकजुट करने के लिए पवार ने इस्तीफे का दांव चला हो। कई साल पहले यही तरीका बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देकर अपनाया था और पार्टी पर अपनी पकड़ पहले से मजबूत कर ली थी। हालांकि चर्चा ये भी है कि पवार अपने फैसले पर कायम रहेंगे और ये सारी कवायद
अपना सियासी वारिस तय करने की है। सवाल है कि पवार पार्टी की कमान किसे सौंपेंगे। मुंबई से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा आम है, आखिर एनसीपी की बागडोर अब कौन संभालने वाला है? क्या शरद पवार अपने फैसले पर कायम रहेंगे या पार्टी कार्यकर्ताओं की गुजारिश और दबाव के चलते वो अपना फैसला वापस ले लेंगे? क्या ऐसा होगा कि रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथों में ही रहेगा और बस कहने के लिए पद किसी और के नाम पे हो जाएगा? चर्चाएं तो अजित पवार और सुप्रिया सुले के नाम की भी हैं, तो क्या अजित पवार और सुप्रिया सुले दोनों को अलग अलग जिम्मेदारियां देकर एक बैलेंस बनाया जाएगा या फिर प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल जिनके नाम की चर्चाएं हैं उन्हें भी पदभार दिया जा सकता है? पवार जब कार्यकर्ताओं के सामने आए तो कहा कि 15 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो 5 मई को फैसला लेगी और जो भी फैसला लेगी उसे पवार मान लेंगे। देखने वाली बात यह है कि इस कमेटी में पवार के बेहद भरोसेमंद लोग शामिल हैं। इसलिए संकेत है कि कमेटी पवार की बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी की कमान सौंपने पर मुहर लगा सकती है, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए अजीत पवार को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये तो हुई पार्टी की बात, लेकिन खुद पवार अपने लिए क्या भूमिका तय करेंगे? माना जा रहा है कि पार्टी की गुटबंदी खत्म करने के बाद पवार 2024 के मुकाबले के लिए सिर्फ केंद्र की राजनीति पर फोकस करेंगे और कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाएंगे। हो सकता है कि पवार 2024 में खुद को विपक्ष के सर्वमान्य नेता के तौर पर देख रहे हों। फिलहाल राजनीति के इस चाणक्य की हर चाल पर सियासतदानों की नजर है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में बैंक और आईटी समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। इससे सेंसेक्स 556 अंक उछलकर 61,749 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 166 अंकों पर 18,256 पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोना पहली बार 62,000 के पार पहुंच गया। ये प्रति 10 ग्राम 940 रुपए उछला और इसकी कीमत 62,020 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी 660 रुपए चढ़ी। इस तरह 1 किलो चांदी की कीमत 76,700 रुपए हो गई। एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट ने अब 9 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी। साथ ही 15 मई तक टिकट की बुकिंग बंद करने का फैसला लिया। डीजीसीए ने अचानक उड़ानें रोकने को लेकर पहले ही कंपनी को नोटिस जारी किया है। कंपनी ने 2 दिन पहले फंड की कमी की वजह से ये फैसला किया था। साथ ही दिवालिया घोषित करने के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन एनसीएलटी ने अभी इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। गूगल भी अब अपने यूजर्स को ब्लू टिक देगी। उसने ये नया फीचर लॉन्च कर दिया। हालांकि शुरुआत में ये ब्लू टिक बड़ी कंपनियों को ही मिलेगा, फिर इसे अलग अलग स्तर पर लागू किया जाएगा। इससे पहले ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ये फैसला किया था। अब गूगल का कहना है कि वो यूजर्स को किसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए ये फीचर लाई है। अब इस बात को आसानी से पहचाना जा सकता है कि लोगों को ईमेल किसी सही यूजर से मिल रही है, न कि किसी फ्रॉड मेल आईडी से। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इन दिनों पूरी दुनिया में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा है। एआई के जरिए दुनिया में कामकाज के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां एआई से लैस, चैटबॉट और दूसरे टूल्स तैयार करने में जुटी हैं, जिनमें भविष्य की कई संभावनाएं देखी जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत भारत में भी एआई टेक्नोलॉजी पर खास जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनकर तैयार है, जो इसी साल से कोर्स पढ़ाना शुरू कर देगी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के कर्जत में बनी यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी में 1 अगस्त से कोर्स शुरू हो जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में एआई और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़े स्पेशल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करवाए जाएंगे। इसके साथ ही इस यूनिवर्सिटी ने लिबरल आर्ट्स, ग्लोबल अफेयर्स, डिप्लोमेसी, स्पोर्ट्स साइंस से जुड़े स्पेशल कोर्स भी डिजाइन किए हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर के मुताबिक आज जब दुनिया ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में एआई से जुड़ी एजुकेशन और रिसर्च की अहमियत काफी बढ़ रही है।
मौजूदा दौर में भारत समेत पूरी दुनिया में एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पूरी तरह एआई पर फोकस करने वाली ये यूनिवर्सिटी देश की आर्थिक तरक्की और विकास में अहम भूमिका निभाएगी। महाराष्ट्र सरकार के हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस तरह की पहली एआई यूनिवर्सिटी को इसी साल जनवरी में मंजूरी दी थी। मुंबई के पास कर्जत में हरे भरे पहाड़ों के बीच बना यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी का ग्रीन कैंपस है। आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा जानलेवा रफ्तार की सनक से जुड़ा है। फेमस यूट्यूबर अगस्त्य चौहान को भी तेज रफ्तार बाइक चलाना पसंद था और इससे उन्हें सोशल मीडिया में शोहरत भी खूब मिल रही थी, लेकिन 300 की स्पीड से बाइक चलाना और साथ साथ वीडियो बनाना उन्हें भारी पड़ गया। बाइक डिवाइडर से टकराई और संभलने का कोई मौका नहीं मिला। महज 25 साल के फेमस यूट्यूबर अगस्त्य चौहान, जिसके 12 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे, जिसके लाखों चाहने वाले थे, जिसकी बाइक राइडिंग कई युवाओं का दिल धड़काती थी, जो जिंदगी की रेस में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, अचानक उसकी रफ्तार हमेशा के लिए थम गई। अगस्त्य चौहान को जिस बाइक राइडिंग से शोहरत मिली थी, उसी की बेतहाशा रफ्तार ने उसकी जान ले ली। 3 मई को यमुना एक्सप्रेसवे के 47 किलोमीटर पड़ाव पर एक व्यक्ति जो रेस बाइक चला रहा था, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। बॉडी का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। पुलिस टीम घटना की गहनता की जांच में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक जिस सड़क हादसे में अगस्त्य की मौत हुई, तब वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेसिंग बाइक चला रहे थे। आगरा से दिल्ली जाने के दौरान अगस्त्य जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 47 पर पहुंचे तो उनकी बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। वो गिर गए, उनका हेलमेट बुरी तरह चकनाचूर हो गया और फिर ज्यादा खून बह जाने की वजह से अगस्त्य चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। देहरादून के रहने वाले यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की मौत अपने साथ कई सवाल छोड़ गई। शौक बड़ी चीज है, लेकिन क्या जिंदगी से बड़ी है? सिर्फ ज्यादा लाइक और शेयर के लिए जान की बाजी तक लगा देना जायज है? सोशल मीडिया पर मिले लाइक और सब्सक्राइबर्स क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम अपने होने की अहमियत ही खो देते हैं? मोहम्मद अकरम खान, अलीगढ़, गुड न्यूज टुडे। और इस हादसे पर हमने लोगों की राय जाननी चाहिए। हमने उनसे सवाल किए, हमने पूछा कि वो क्या सोचते हैं इस पर। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। आजकल युवा है, बाइकर्स जितने भी मैं देख रहा हूँ, यूट्यूबर्स हो गए या फिर और भी बाइकर हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम बाइक ले जाएंगे, तेज भगाएंगे, थोड़ा इसमें शान भी दिखाते हैं अपनी कि हमारी शान है और हम बहुत ज्यादा इसे देख करके लोग प्रभावित होंगे, यूथ है वो प्रभावित होगा, उससे हमारे व्यूज बढ़ेंगे, कुछ जो लड़कियां हैं वो फॉलो करेंगी, उस तरीके की ये करते हैं। जो घटना इस तरीके की हुई है ये बहुत ही सही नहीं है, इसके लिए बहुत खेद है हमें। तो लेकिन गलती इसमें देखिए, एक मौत तो ये कहते हैं कि मौत एक बहाना ढूंढती है, लेकिन मौत को आप दावत दे रहे हैं। नियम कानून है, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जो हुआ ये चलो, जो हुआ गलत हुआ, पर कोई भी सही अपना नियम कानून तरीके से चलना चाहिए जो नियम सरकार ने दे रखा है। इसकी जगह तो अलग है चलाने के लिए, जहाँ पे लोग राइडर करते हैं वो जगह अलग रहती है, वहाँ जाकर चलाएं, अपना वहाँ फेमस हो। यहाँ रोड है, यहाँ पे पब्लिक चलती है, पब्लिक सिटी का रोड है, हर कोई चलता है, तो तरीके से चलना चाहिए। इस पे तो इंसान आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में काफी कुछ आजकल कर रहा है, उल्टी हरकतें कर रहा है, नहीं करनी चाहिए। और इससे क्या है, समाज में गलत असर पड़ता है। जो यंगस्टर है उनको भी पड़ता है कि हम भी ऐसा करें, तो वो गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है बच्चों को, वो भी नहीं करना चाहिए। पब्लिक होर्डिंग पर AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो सर्विस से जुड़ी एक अहम खबर। सरकार की रेडियो सेवा सुनने वालों को अब ऑल इंडिया रेडियो शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। इसकी जगह अब सिर्फ आकाशवाणी शब्द सुनाई देगा। जी हां, आपको बता दें कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने अपनी रेडियो सेवा को ऑल इंडिया रेडियो कहना बंद करने का फैसला किया है। इसकी जगह अब आकाशवाणी नाम का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि प्रसार भारती कानून में तय किया गया है। आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने एक आंतरिक आदेश जारी कर इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा है। प्रसार भारती के मुताबिक ये सरकार का बहुत पुराना फैसला है जो पहले लागू नहीं किया गया था और अब इसे लागू किया जा रहा है। 15 नवंबर 1997 को लागू हुए प्रसार भारती कानून में उल्लेख है कि आकाशवाणी का अर्थ
इसके सभी दफ्तरों, स्टेशनों और दूसरे तमाम प्रतिष्ठानों से है, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए। 1939 में कलकत्ता शॉर्टवेव सर्विस के उद्घाटन के लिए लिखी गई एक कविता में प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहकर संबोधित किया था। प्रसार भारती की वेबसाइट के मुताबिक आकाशवाणी मैसूर नाम का एक निजी रेडियो स्टेशन 10 सितंबर 1935 को स्थापित किया गया था। आकाशवाणी के देश भर में 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर हैं और इसकी सेवाएं देश के 92% हिस्से को कवर करती हैं। आकाशवाणी की सेवाएं 23 भाषाओं के साथ ही 179 क्षेत्रीय बोलियों में भी प्रसारित की जाती है। नोकिया ने लॉन्च किया है नया स्मार्टफोन। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। वर्ल्ड पासवर्ड डे के मौके पर गूगल ने एक बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने ऐप और वेबसाइटों में साइन इन करने के लिए पास की शुरू किया। इसके तहत फिंगरप्रिंट, चेहरे की पहचान या स्क्रीन लॉक पिन जैसे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। गूगल ने यह फैसला यूजर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया, साथ ही इसलिए भी क्योंकि अक्सर लोगों को पासवर्ड याद रखने में दिक्कत आती है। नोकिया ने अपने यूजर्स को एक तोहफा दिया। उसने नया स्मार्टफोन नोकिया XR21 लॉन्च कर दिया। इसमें 6 GB की रैम है। इस स्मार्टफोन की कीमत करीब 50,000 रुपए रखी गई है। अमेरिका में फेसबुक की मूल कंपनी मेटा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसे फेडरल ट्रेड कमीशन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मेटा पर डेटा गोपनीयता से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप है। अजय बंगा बन गए हैं विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। जी हां, सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर दुनिया की कई और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारतीय मूल के अजय बंगा को निर्विरोध विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। विश्व बैंक ने इसकी जानकारी दी। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। इससे पहले अजय बंगा के अलावा किसी ने भी इस पद के चुनाव के लिए नॉमिनेशन नहीं किया था, यानी उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना तभी तय हो गया था। अजय बंगा को अमेरिका ने नॉमिनेट किया था और भारत ने भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक चीफ बनने पर बधाई दी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर होते तो वो इस जंग को 24 घंटे में खत्म कर देते। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इसके लिए वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से अपने निजी रिश्तों का इस्तेमाल करते ताकि जंग तुरंत खत्म हो जाए। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर हमला करने की मांग उठाई गई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। साथ ही मेदवेदेव ने जेलेंस्की को हिटलर से भी बढ़कर तानाशाह बताया। उधर इस बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। खुद जेलेंस्की ने दावा किया कि खेरसोन समेत कई इलाकों में रूस ने हमले किए। और ऋषभ पंत ने वापसी के लिए जिम में बहाया है पसीना। जी हां, खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे रुख करते हैं खेल चक्कर का। सुप्रीम कोर्ट में अब पहलवानों की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि पहलवानों ने FIR दर्ज न होने की शिकायत की थी, वो दूर हो गई है। इस मामले में पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है और कोर्ट के आदेश से शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। हालांकि SC ने याचिकाकर्ता को दूसरी शिकायतों के लिए निचली अदालतों में जाने की छूट दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लोगो, मैस्कट, एंथम और जर्सी लॉन्च करेंगे। 25 मई से खेलो इंडिया की शुरुआत होगी। 3 जून को BHU में इसका समापन समारोह होगा। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा शुक्रवार से दोहा में शुरू होने वाली डायमंड लीग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। यहां उनका मुकाबला विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और ओलंपिक रजत पदक विजेता याकूब वाडलेज से होगा। क्रिकेटर ऋषभ पंत की सेहत में सुधार है। खुद ऋषभ पंत ने एक वीडियो शेयर करके अपने फैंस को ये संदेश दिया। ऋषभ ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें जिम की एक दीवार पर लिखे संदेश को दिखाया है। यहाँ लिखा है, स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड कैरेक्टर, दे रिवील इट। यानी खेल एक खिलाड़ी के चरित्र को बनाता ही नहीं बल्कि सामने भी लाता है।